हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुक्कर। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम बात करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बारे में। यानी हम अपने चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाएंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो नेट का हो, सेट का हो, या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर हो टीजीटी का, पीजीटी का, इसके अलावा आईएएस का हो, या फिर किसी भी स्टेट का पीएससी का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर हम जो भी क्लासेज लेते हैं उन सभी की पीडीएफ शेयर करते हैं। ये पीडीएफ भी हमने वहां पर शेयर कर दी है, आप वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हो और इससे रिवीजन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे, यानी सामान्य अवधारणा के बारे में बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बात और, आप साथ साथ में इनके आंसर भी देते जाना और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इन सभी क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। जो महाविस्फोट सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, दूसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, तीसरा है हिमालय की उत्पत्ति से और चौथा है ज्वालामुखियों के विस्फोट से। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरएएस आरटीएस प्री के एग्जाम में आया हुआ है, 2007 में आया हुआ है। आप बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने बताया था ना कि इसको साथ साथ में हम एक्सप्लेन करेंगे। आप देख सकते हो कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी जो ये बिग बैंग थ्योरी है वो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, आकाश गंगा से तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमितेयर ने 1894 1966 है इनका यानी बर्थडे और इसकी जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, लेमितेयर ने वर्ष 1927 में किया। कब किया? 1927 में किया, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया था। ठीक है, आपको समझ आ गया कि ये सिद्धांत 1949 में किसने नाम दिया? ये नाम दिया था फ्रेड होयल ने। किसका नाम दिया है? बिग बैंग सिद्धांत का। ठीक है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कौन सा सिद्धांत संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, अभी हमने बात की है थोड़ी देर पहले कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? पहला है स्तनधारी जीव, दूसरा ऑप्शन है हिमयुग, तीसरा है ब्रह्मांड और चौथा है महासागर। ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ है प्री के एग्जाम में। ठीक है, आप बता सकते हो कि इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, यानी ब्रह्मांड। ठीक है, ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा यानी मिल्की वे, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। पहला ऑप्शन है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, दूसरा है विद्युत गैलेक्सी के रूप में, तीसरा है अनियमित गैलेक्सी के रूप में और चौथा है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। पहला है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, दूसरा है विद्युत गैलेक्सी के रूप में और तीसरा अनियमित गैलेक्सी के रूप में और चौथा है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। यह भी यूपी पीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन ए सही है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं किस तरह से। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, यथा जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार।
वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण धारणाओं तथा विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। ठीक है, यानी गैलेक्सी जो गैलेक्सी होती है वो कई प्रकार की होती है, अंडाकार हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है या फिर इरेगुलर यानी अनियमित हो सकती है, लेकिन जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, यानी जो आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 2.5 करोड़ वर्ष, दूसरा है 10 करोड़ वर्ष और तीसरा है 25 करोड़ वर्ष और चौथा है 50 करोड़ वर्ष। ये भी देख सकते हो IAS प्री 1994 में एग्जाम में आया था, इसके अलावा ये BPSC प्री 1995 में भी आया था। आप इसका आंसर बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है 25 करोड़ वर्ष, यानी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। नीचे देखते हैं इसके बारे में। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा औसत 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है, यानी ये जो सूर्य की गति है, सूर्य की परिक्रमा की है गति को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प सी सही रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है, पहला है सूर्य से दूरी का, दूसरा है उसकी ज्योति का, तीसरा है इसका ऑप्शन उसकी पृथ्वी से दूरी का और चौथा है उसके ताप का। यानी जो तारे का रंग होता है वो किसका सूचक होता है, सूर्य से दूरी का या फिर उसकी ज्योति का या उसकी पृथ्वी से दूरी का या फिर उसके ताप का। आप इसका आंसर बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है उसके ताप का, यानी जो तारे का रंग होता है वो किसका सूचक होता है, उसके ताप का सूचक होता है। देखते हैं नीचे कि तारों का रंग उनके ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंग के तारों का ताप निम्न प्रकार होता है। आप देख सकते हो कि जो नीले रंग का तारा होता है उसका 50,000 से 28,000 के होता है तापमान, नीला श्वेत का 28,000 से 10,000 के, श्वेत का 10,000 से 7500 और श्वेत पीत का 7500 से 6,000 और पीत का 6,000 से 4900 और नारंगी का 4,900 से 3500 और जो लाल रंग का होता है उसका 3500 से 2,000 के तापमान होता है। यानी जो रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, दूसरा है एडिंगटन सीमा और तीसरा है हायल सीमा और चौथा है फाउलर सीमा। यह भी UPPCS प्री का क्वेश्चन है। तो इसका आप आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर सीमा, यानी इसका सही आंसर क्या है, चंद्रशेखर सीमा। आगे देखते हैं, भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौर्य द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर या श्याम विवर ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौर्य द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौर्य द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुणे
आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है और इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है और यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्याम वीवर होता है, यानी श्याम वीवर क्या होता है? ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल क्या होता है? पहला ऑप्शन है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, दूसरा है सूर्य पर एक धब्बा, तीसरा है अंटार्कटिका की एक जगह है और चौथा है सिमटा गया तारा। यानी ब्लैक होल क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सिमट गया तारा। यह भी यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है 2019 का। तो इसका सही आंसर है सिमट गया तारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ओजोन छिद्र, दूसरा है कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल, तीसरा है इंद्रधनुष और चौथा है धूमकेतु। तो आप बता सकते हो कि इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कृष्ण विवर यानी, और धूमकेतु एक तारा है। इसका सही आंसर क्या है? बी यानी ब्लैक होल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? पहला ऑप्शन है सीवी रमन ने, दूसरा है एच.जे. भाभा ने, तीसरा है एस चंद्रशेखर ने और चौथा है हरगोविंद खुराना ने। यह भी यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या है? सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, आप देखिए इसका सी है दिए गए विकल्पों में एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ठीक है, तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, किसने दी थी? पहला ऑप्शन है इसका हरमान बांडी ने, दूसरा है मेघनाथ साहा ने, तीसरा है एस चंद्रशेखर ने और चौथा है जेवी नार्लिकर ने। यह भी यूपीपीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है और अभी हमने इस बारे में बात की है और आपको पता है कि इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर ने, क्योंकि ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी एस चंद्रशेखर ने ही दी थी। ठीक है, सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन ए है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता और इसका कारण क्या बताया है? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ठीक है, यानी आपको कथन और कारण को पढ़ना और बताना है कि पहला ऑप्शन है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है और दूसरा है ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है और तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है और अगला है ए गलत है परंतु आर सही है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। यह कथन सही है और ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है और यह भी सही है। ठीक है, तो यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसके बारे में देखते हैं आगे। प्रसंगत कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्षतः देख पाना संभव नहीं है, यानी ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। ठीक है, अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता
उसके आसपास के पिंडों, तारों तथा गैसों की व्यवहार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है। ठीक है, यह भी आईएएस परीक्षा एग्जाम क्वेश्चन है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण क्या है? पहला है बहुत छोटा आकार, दूसरा है बहुत बड़ा आकार, तीसरा है बहुत उच्च घनत्व और तीसरा है बहुत अल्प घनत्व। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बहुत उच्च घनत्व, यानी बहुत उच्च घनत्व के कारण ब्लैक होल किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी नंबर सही है, बहुत उच्च घनत्व। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है एक ग्रहिका है, या एक ब्लैक होल है, या एक पुच्छल तारा है, या एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, आपको बताना है सुपरनोवा क्या है। इसका सही आंसर है एक मृतप्राय तारा। क्या है सुपरनोवा? एक मृतप्राय तारा है। देखते हैं इसके बारे में। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? ठीक है, आपको बताना है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। इसका पहला ऑप्शन है 87, दूसरा है 88, तीसरा है 89 और चौथा है 90। आपको ये बताना है कि इसका कितने तारामंडल है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है 88। ठीक है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। ठीक है, कुल कितने हैं? 88 तारामंडल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, यानी बतानी है इनमें से कौन सी वस्तु खगोलीय नहीं है। पहला ऑप्शन है पल्सर, दूसरा है बंगुर तारा, तीसरा है कृष्ण मास्टर और चौथा है कवासर। आपको बताना है इनमें से कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है। सही आंसर बताइए कौन सा इसका। तो इसका सही आंसर है कृष्ण मास्टर, ये खगोलीय वस्तु नहीं है। इसके बारे में देखते हैं नीचे। कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में पाया नहीं जाता है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पाया नहीं जाता है। पहला ऑप्शन है पल्सर, दूसरा है ब्लैक होल और तीसरा है ब्रिटल स्टार और चौथा है क्वासर। आपको बताना है, यह भी UPPCS प्री का क्वेश्चन है। अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन देखा था पीछे। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है ब्रिटल स्टार। पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर ये तीनों अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। देखते हैं इसके बारे में। पल्सर, क्वासर तथा ब्लैक होल तो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध एनोमेलिया जगत, इकानोडर्मेटा संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से हैं, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है। ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं, जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। अतः ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष से न होकर समुद्र से है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आकाशगंगा, दूसरा है नक्षत्र, तीसरा है एंड्रोमेडा और चौथा है सौरमंडल। आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर है नक्षत्र। ठीक है, तारा व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। देखते हैं, खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह है जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, उस तारे का आपको नाम बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है सी, बीटलग्यूस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बीटलग्यूस। देखते हैं, बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हर्शेल ने देखा, किंतु वर्ष 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? पहला, आकाश या है किला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन है, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप सूर्य पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। ठीक है, आप बताइए इनमें से क्या दिखेगा? पहला ऑप्शन है केवल 3 सही है, दूसरा है 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा है 1 और 3 सही है और चौथा है 1, 2, 3 तीनों सही है। यह भी IAS प्री का क्वेश्चन है। आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है 1 और B। ठीक है, A और B, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी आकाश क्या है? काला दिखाई देता है और दूसरा तारे टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप ज्यादा नहीं कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वायु विरल होगी, जिसके कारण हम ताप को महसूस नहीं कर सकते। देख सकते हो आगे, अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडल हीनता है, यानी वायुमंडल का न पाया जाना है। अंतरिक्ष यान के बाहर बाह्य आकाश का तापमान लगभग 3 डिग्री केल्विन यानी -270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम है। ठीक है, अतः कथन 3 असत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश वर्ष इकाई है। पहला है समय की, दूसरा ऑप्शन है दूरी की और तीसरा है चमकीलापन की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यह MPPCS प्री का क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। नीचे देखते हैं, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। यानी जो प्रकाश है वो निर्वात में 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, उसे हम 1 प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? पहला है स्टेलर मील, दूसरा है कॉस्मिक किलोमीटर, तीसरा है गैलेक्टिक इकाई और चौथा है प्रकाश वर्ष। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है? आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है, अभी हमने बात की थी प्रकाश वर्ष के बारे में। ठीक है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा
3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। बताइए कि यदि एक प्रेक्षक यानी कोई एक देख रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, वह तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। वह कहाँ पर खड़ा है? पहला ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, दूसरा है कर्क रेखा पर, तीसरा है दक्षिणी ध्रुव पर और चौथा है उत्तरी ध्रुव पर। आपको इसका सही आंसर बताना है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है विषुवत रेखा पर। देखते हैं, तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतरोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह निश्चित ही वह विषुवत रेखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ठीक है, बताइए। पहला ऑप्शन है ध्रुव तारे की दिशा में चले, दूसरा है ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले और तीसरा है ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले और चौथा है ध्रुव तारे को अपने दाहिनी ओर रखकर चले। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले। दिखाते हैं आपको। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। ठीक है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है क्या है? सप्तऋषि, दूसरा है मृग, तीसरा है वृश्चिक और चौथा है वृष। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सप्तऋषि। आगे देखते हैं। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? पहला है टेलीमीटरिंग, दूसरा है बारहीनता, तीसरा है सिसलुनर और चौथा है बाइट। कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? बाइट, क्योंकि यह कंप्यूटर में मेमोरी की इकाई होती है बाइट। देखते हैं। बाइट कंप्यूटर प्रणालियों में 8 द्विआधारी अंकों वाली इकाई होती है। अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। से सभी का संबंध अंतरिक्ष से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध का, दूसरा है सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन के बारे में, तीसरा है पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन और चौथा है पृथ्वी पर जीवित जीवों के उत्पत्ति और क्रम विकास के बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। नीचे देखते हैं इसके बारे में। प्रश्न में दिए गए शब्द ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में समाचारों में आते हैं। पहला देखते हैं इवेंट होराइजन क्या है। यह एक सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है।
दूसरा है सिंगुलैरिटी, यह अंतरिक्ष काल स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। तीसरा है स्ट्रिंग थियरी, इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। और चौथा है स्टैंडर्ड मॉडल, कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है। अतः सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पर। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया जा रहा टॉपिक प्रैक्टिस अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।